समय नहीं लूंगा आप लोगों का, क्योंकि मेरे को मालूम है आप लोग बहुत देर से बैठे हैं। हेलो, सबसे पहले कौन? हाँ बोला। जिन लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया उनके लिए तालियां बजाओ, क्योंकि ऐसा कार्यक्रम हमारे समाज में बहुत कम होता है। दूसरा ये कि जो गांव से लंबे सफर से अपने काम धंधे छोड़कर, अपनी मजदूरी छोड़कर जो लोग यहां पर आए हैं, अपने नौकरी का एक अच्छा समय छोड़कर जो लोग आए, महिलाएं हैं, पुरुष है, हमारे माता बहन है, बुजुर्ग है, इन लोगों के लिए भी आप लोग तालियां बजाओ। और बोतल लगा के भी थे जो लोग ये तो लगता सर जनप्रतिनिधि के रूप में है, आता सर जो लोग आपके बीच में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है, एक अधिकारी के रूप में है, और आलो सर उन लोगों के लिए भी आप लोग तालियां बजाइएगा। मैं कुछ बातें आप लोगों से करने आया हूं। वैसे मैं नागपुर में रहता हूं और अभी मैं इंदौर से आया। वहां पे तमिलनाडु में आदिवासियों का बहुत बड़ा कार्यक्रम था। तमिलनाडु से इंदौर और इंदौर से नागपुर ना आते हुए मैं डायरेक्ट बॉम्बे आया और इस कार्यक्रम के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ। साथियों, पराग सर ने बहुत अच्छी बात बोली अपनी भाषा के बारे में, तो मैं पराग सर की बात पर से एक बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। भारत सरकार ने इस देश में एक मेमोरेंडम बनाया। मेमोरेंडम का मतलब होता है निवेदन, और वो मेमोरेंडम में उन्होंने लिख दिया कि इस देश की पहली भाषा संस्कृत। क्या लिखा? इस देश की पहली भाषा संस्कृत है और इसको यूनाइटेड नेशंस में मान्यता दिला दी, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता दिला दी। ठीक है, आप लोग अपनी भाषा बोल रहे हैं, गोंड गोंडी बोल रहा है, आप बारबान बोल रहे हैं, बिल्ली बिल बिल्ली बोल रहा है, मुंडा मुंडारी भाषा बोल रहा है, संताल संताली भाषा बोल रहा है, पूरे देश के आदिवासी अपनी भाषा बोल रहे हैं। लेकिन देश की सरकार क्या बोल रही है, ये बड़ी बात है। इस देश की सरकार बोल रही है कि इस देश की पहली भाषा कौन सी? संस्कृत। साथियों, अगर इस देश की पहली भाषा संस्कृत बन जाएगी तो इस देश का पहला आदमी आदिवासी कैसे होगा? जिस देश की पहली भाषा महादेव कोरी की होनी चाहिए थी, गोंडों की होनी चाहिए थी, वार्ली की होनी चाहिए थी, ठाकर की होनी चाहिए थी, मुंडा की होनी चाहिए थी, संताल की होनी चाहिए थी, नागा की होनी चाहिए थी, वो पहली भाषा नहीं रही, अब वो आखिरी भाषा हो गई है। उसको संविधान में मान्यता भी नहीं है। और इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको राज्य भाषा का दर्जा दे दी। आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, जनप्रतिनिधि है। मैं आप लोगों को, आप कोई भी पार्टी में रहो, उससे मुझे लेना देना नहीं है। मैं समाज के हैं ये नाते आप लोगों से खुली बातचीत कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में इन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया कि मध्य प्रदेश की राज्य भाषा, राजभाषा यानी संस्कृत। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आदिवासियों पे सबसे बड़ा वार है। ये आपके शनिवार, इतवार, रविवार, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सबसे बड़ा वार है, अटैक। इस देश में सबसे
पॉपुलेशन आदिवासियों की मध्य प्रदेश में रहती है। सबसे ज्यादा जनसंख्या आदिवासियों की मध्य प्रदेश में रहती है और इन लोगों ने मध्य प्रदेश में यह प्रस्ताव रख दिया है कि इस मध्य प्रदेश की जो पहली भाषा है वो है संस्कृत। तो वहां भील भी मर गया, गोंड भी मर गया, कोरकू भी मर गया, आंध भी मर गया, महादेव कोड़ी भी मर गया। क्योंकि साथियों, अगर इस देश की पहली भाषा संस्कृत हो जाएगी तो पहला आदमी आदिवासी नहीं होगा। आप अपने आप को आदिवासी नहीं बोल सकते, पहला आदमी ब्राह्मण बन जाएगा। एक तरफ ये सरकार के पास में तुम्हारे लिए 235 पोस्ट बाकी है सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास। कितनी? 235 पोस्ट क्लास 1 की, 1100 पोस्ट क्लास 3 की और 2200 पोस्ट क्लास 4 की। कुल मिलाके ये गवर्नमेंट अगर चाहेंगी भी तो केवल और केवल 5000 आदिवासियों को नौकरी दे सकती है। और इस समाज में आज वास्तविक हालत ऐसी है कि आदिवासी जितने बेरोजगार हैं उनकी संख्या अकेले महाराष्ट्र में 32 लाख है। कितने? सुशिक्षित बेरोजगार 32 लाख। मैं ऑथोराइज तरीके से बोल रहा हूं आपको, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं अगर इसको किसी ने रिकॉर्ड किया स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया तो कल मैं जेल में रहूंगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं दूसरी जगह हमारे लिए नहीं, हमारे समाज में बोलने के लिए। और हम सच बोल रहे हैं, इसलिए खुल के बोल रहे हैं क्योंकि हम राघोजी भांगरे की औलाद है, उसके बच्चे हैं। राघोजी भांगरे का नाम इसलिए लिया क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए शिवाजी महाराज के वंशजों ने राघोजी भांगरे के पास में अब सेंटर लिया, जिसको आप लोग बोलते हैं शरण। शिवाजी महाराज के वंशजों को राघोजी भांगरे अगर शरण देता होगा तो राघोजी भांगरे का स्टेटस क्या होगा, उसका लेवल क्या होगा, उसका स्तर क्या होगा, ये हर आदिवासियों ने सोचना शुरू कर देना चाहिए। एक तरफ समाज में 32 लाख बेरोजगार और सरकार के पास 5000 पोस्ट। हमें 32 लाख बेरोजगार के भविष्य के बारे में अगर सरकार नहीं सोच रही है, इस देश की न्याय व्यवस्था नहीं सोच रही है, आपके नेता भी नहीं सोच रहे हैं, तो सोचेगा कौन? यह वर्तमान परिस्थिति है। 32 लाख आदिवासी बेरोजगार है महाराष्ट्र में और इनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, सिर्फ आरक्षण की बात करते हैं। वे आरक्षण तब रहता है जब तुम्हारे पास पोस्ट रहती है। यहां तो पोस्ट ही नहीं, आरक्षण किस बात का मिलेगा तुमको? यानी तुम्हारे बच्चों को नौकरी मिलने वाली नहीं है। और सरकार का एजेंडा, यही महाराष्ट्र सरकार का एजेंडा। भाइयों, कोई भी पार्टी रहे, आदिवासियों के साथ ईमानदारी किसी पार्टी ने नहीं करी। कोई भी पार्टी रहे, कोई भी पार्टी आदिवासियों के साथ में ईमानदार नहीं है। यह मैं ऑथराइज तरीके से बोल रहा हूं। लेकिन हमको यह सोचना है कि क्या हमारे समाज का आदमी हमारे समाज के साथ में ईमानदार है? नहीं है। मैं आपको यह बात इसलिए बताना चाह रहा हूं कि जो सांस्कृतिक संवर्धन मेला हम लोग ले रहे हैं ना, ये केवल यहां नहीं हो रहा है। ये आदिवासी विचार मंच के मार्फत पूरे देश के 11 राज्यों में चल रहा है। ये कार्यक्रम ये यहां नहीं हो रहा है, पूरे 11 राज्यों में चल रहा है। इसलिए चल रहा है कि इस देश में दो ही बात का झगड़ा है।
दो ही चीज के बीच में झगड़ा चल रहा है, पहले से 4000 साल पहले से चल रहा है। एक आर्य अनार्य का झगड़ा, आज है झगड़ा संस्कृत और संस्कृति का। संस्कृत का नेतृत्व यहां के हिंदुत्व वाले लोग, यहां के ब्राह्मणवादी लोग कर रहे हैं, और संस्कृति का नेतृत्व यहां का आदिवासी समाज कर रहा है। अब यहां का ओबीसी मराठा समाज, यहां का अल्पसंख्यक समाज, इनके सामने सवाल है, दलितों के सामने सवाल है, एससी के सामने सवाल है कि किसकी तरफ जाना है, संस्कृति की तरफ जाना है कि संस्कृत की तरफ जाना है। ये केवल आदिवासियों का प्रश्न नहीं है। कल मराठा समाज को किसी ने पूछा कि भाई आप तो हिंदू हो, ठीक है, आपकी संस्कृति क्या है? कल किसी बौद्धों को किसी ने पूछा कि आपका धर्म बौद्ध है, आपकी संस्कृति क्या है? किसी मुसलमान को किसी ने पूछा कि तेरा धर्म इस्लाम है, तेरी संस्कृति क्या है? तो क्या बताएगा वो? साथियों, आप किसी का भी धर्म ले सकते हो, धर्मांतर हो सकता है, आप किसी का भी धर्म ले सकते हो, छोड़ सकते हो, लेकिन किसी की संस्कृति नहीं ले सकते। संस्कृति लेने वाली चीज नहीं है। संस्कृति आपके अस्तित्व और आपकी अस्मिता को टिकाने वाली बात करती है, और यही आदिवासियों के साथ में हो रहा है। मैं जो बात आपके सामने रख रहा हूं, उस बात को समझ लीजिए। जैसे उत्तर प्रदेश के इलेक्शन हुए, इस देश में फिर से यहां पर राम मंदिर की बात शुरू हो गई। राम मंदिर का जो निर्णय हुआ, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय है, लेकिन इसके पहले 2011 में यहां के सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आदिवासी भारत का मूल निवासी है और इसको मूल निवासी का सम्मान मिलना चाहिए। कोई बात नहीं कर रहा है। अबे हाईकोर्ट बोलता है राम यहां पैदा हुआ तो तुम मान लेते हो, लेकिन इस देश की सर्वोच्च न्यायालय, इस देश की सुप्रीम कोर्ट, जिसको बेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जिसको बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, मेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आदिवासी भारत का मूल निवासी है, फिर भी इस देश की गवर्नमेंट नहीं मान रही है। 2010-2011 का ये निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट के बाद बात बोलने के बावजूद भी ये सरकार मानने के लिए तैयार नहीं कि आदिवासी मूल निवासी है, लेकिन हाईकोर्ट बोलता है कि राम यहां पैदा हो गए तो मान लेते हैं। साथियों, आदिवासी की उम्र इस देश में राम से ज्यादा है, आदिवासी की उम्र इस देश में कृष्ण से ज्यादा है, आदिवासी की उम्र इस देश में इस्लाम से ज्यादा है, आदिवासी की उम्र इस देश में क्रिश्चियनिज्म से ज्यादा है, आदिवासी की उम्र इस देश में हिंदुत्व से भी ज्यादा है। क्योंकि इस देश में सबसे बड़ी बात है, इस देश में ब्राह्मण होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में मुसलमान होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में हिंदू होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में क्रिश्चियन होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात होना है आदिवासी होना। क्योंकि जैसे ही आप अपने आप को आदिवासी बोलते हो, इस देश के मालिक नजर आते हो, इस देश के मालिक नजर आते हो आपको समझ में आ जाता है कि ये देश आपका है। यह बात ब्राह्मण नहीं बोल सकता कि वो उस देश का मालिक है, यह बात मुसलमान नहीं बोल सकता कि वो उस देश का मालिक है, लेकिन आदिवासी, लंगोटी वाला आदमी, नंगे बदन वाला आदमी, भूखा प्यासा रहने वाला आदमी, जंगल में रहने वाला आदमी डंकी की चोट में बोल सकता है कि यह देश मेरा है, मैं इस देश का मालिक हूं, यहां के जल जिस बेल्ट में आप लोग रहते हैं इसके बारे में 5 मिनट बताना चाहता हूं। 3 भागों में बांट लीजिए आप भारत को, मध्य भारत को, कोलवन, भीलवन और गोंडवन। ये इस देश के आदिवासियों के सबसे खतरनाक वंशज है, मेन वंशज, जिसको मेन सेक्टर ऑफ ट्राइब्स बोलते हैं, जिसको इंडियन इंडिजिनियस रेस बोलते हैं। यू कैन कॉल इट एज ए इंडियन इंडिजिनियस रेस।
ये वो प्रदेश है जिसको आप सतपुड़ा के नाम से जानते हो। ये सतपुड़ा ऐसे ही नहीं हुआ। इस सतपुड़ा की लड़ाई किसी और ने नहीं लड़ा, केवल और केवल आदिवासियों ने लड़ा। चालेल 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 और इस सतपुड़ा का इतिहास साथियों, ओके सर अगर हम लोगों ने देखा, आप तमाम लोगों को आज नाम याद आ रहा है, राघोजी भांगरे, रामाजी भांगरे। ये नाम ऐसी नाम नहीं है, आप इनकी तुलना किसी से नहीं कर सकते। ये नाम दबाए हुए नाम है। दो टाइप का इतिहास होता है साहब, एक लिखा हुआ इतिहास और एक दबा हुआ इतिहास। इस देश में जिस इतिहास को दबाया गया है वो आदिवासी मूल निवासियों का इतिहास है, और जिसको लिखा गया वो यहां के अपर कास्ट ग्रामीणों का इतिहास है। मैंने एक जन को पूछा कि शिवाजी महाराज की जब सत्ता थी तो जमीन आदिवासी की सिन्नर की, ये जुन्नर जो आपका किला है यहां पर, मैं बराबर बोल रहा हूं, वो जमीन आदिवासी की, वो जगह आदिवासी की, वहां आदिवासी रहते थे। शिवाजी महाराज की सेना में 80% आदिवासी, जमीन आदिवासी की, सेना भी आदिवासी का, राजा शिवाजी। आज अगर ऐसी बात होती तो 80% जिसको वोट मिलते वो नेता, लेकिन उस वक्त भी आदिवासियों ने शिवाजी महाराज को सत्ता दी, उनको उसका उपभोग करने दिया, वो सम्मान दिया। ऐसा सम्मान ब्राह्मणों ने भी मराठाओं को नहीं दिया। इतिहास ही नहीं है। आप बताइए मेरे को, ब्राह्मणों ने क्या किया? जो हिंदुत्व की बात करते हैं उन्होंने क्या किया? शिवाजी महाराज को लात से पैर से उसका तिलक किए। इसी बात का आदिवासियों ने विरोध किया और दूसरी बार उनको राज्याभिषेक करने लगाया। वो राज्याभिषेक आप नासिक की जो माता है श्रुतशंगी, वहां के आदिवासी लोगों ने मिलकर किया। बोलने का तात्पर्य मेरा ये है भाई कि आपको ये मालूम होना चाहिए, मैं हमेशा भाषणों में बोलता हूं कि ढाल चलाने की कला और तलवार चलाने की कला दोनों अलग कला है। तलवार चलाना उतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है जितनी ढाल चलाना है, और ढाल चलाने की कला पूरे देश में केवल और केवल एक ही कौम के पास थी, वो थी आदिवासियों के पास। हमें बचेगा नहीं तो लड़ेगा कैसे? बचना जरूरी है लड़ने के लिए। संभाजी महाराज को, शिवाजी महाराज को ये आज आदिवासियों ने सिखाया। कांगू गणपत नाम का व्यक्ति था जिसने संभाजी महाराज को बताया, उनको सिखाया। उनकी मम्मी ने तो अंडरग्राउंड कर दी थी उनको। संभाजी महाराज स्टडीड आदमी था, शिवाजी महाराज से ज्यादा अच्छा स्टडीड आदमी था। सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान था। संभाजी महाराज ने बोला कि मैं जब इस देश में सब कुछ देख रहा हूं, इस राज्य का सब कुछ इतिहास देख रहा हूं, तो मेरे को धर्म धुंधला दिखाई देता है। धर्म धुंधला दिखाई देता है, स्पष्टपणे मी बघत नाही, धर्म मला दिसत नाही। आणि फक्त संस्कृती, आदिवासींची संस्कृती या देशात सर्वात स्पष्टपणे दिसून राहिली आहे मला, आणि मला ती मान्य आहे। ये संभाजी महाराज के शब्द है, और यहीं से संभाजी महाराज का इनकाउंटर का प्लानिंग बना। सबको लग गया था कि संभाजी महाराज ओरिजिनल ट्रैक पे आ गया है, सिंधु संस्कृति के ट्रैक पे आ गया है, मूल्यवासी वाले ट्रैक पे आ गया है। अब ज्यादा संभाजी महाराज का जिंदा रहना ठीक नहीं है, इसलिए इसका इनडायरेक्ट इनकाउंटर करा दो। इनडायरेक्ट इनकाउंटर का मतलब होता है भाई अप्रत्यक्ष रूप से उसकी हत्या, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से उसकी हत्या, किसी दूसरे के माध्यम से हत्या। तब भी आदिवासी परिवार, आदिवासी समाज शिवाजी महाराज की कौम के साथ में था। राघोजी भांगरे को
और आदिवासियों से 2-2 हजार एकड़ जमीन छीन रही है। अब ये सरकार एक आदमी के लिए काम कर रही है या समाज के लिए काम करने के लिए बनाई गई है? ये लोकतंत्र नहीं है भाई, इसको जनतंत्र नहीं बोलते, इसको डिक्टेटरशिप बोलते, जिसको तानाशाही बोलते। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं ये बात क्योंकि इसके पीछे सच्चाई छुपी हुई है। क्या हाल है आपके समाज के बच्चों के? इस देश में कुत्ता भूख से नहीं मरता है, लेकिन आदिवासी भूख से मरता है। ये लोग पेपर में न्यूज देते हैं। डॉक्टर परार को बताना चाहता हूं, WHO जो संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है, जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं, उस संगठन की रिपोर्ट है कि देश में सबसे ज्यादा ब्लड कहां मिलता है? इंडिया में। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ब्लड बैंक कहां पर है? भारत में। तुम्हारा पानी भी ले लिए, पानी आदिवासियों का, माल दूसरा खा रहा है। यहां के आदिवासियों को नहाने के भी लिए पानी नहीं है, पीने के लिए भी पानी नहीं है, उसका पानी दूसरी तरफ जा रहा है। यहां पर विंड एनर्जी बन रही है, विंड पावर बन रहा है। ये लाइट तुमको नहीं मिल रही है, 50% लाइट दूसरी तरफ जा रही है। अब यहां पर एटॉमिक पावर केंद्र बनने वाले हैं, एटॉमिक एनर्जी सेंटर, परमाणु ऊर्जा के संयंत्र लगने वाले हैं पहाड़ों पर, क्योंकि यहां ऑक्सीजन लेवल बेस्ट है। और परमाणु ऊर्जा के जब संयंत्र लगेंगे तो पहाड़ों को खाली करना पड़ेगा। अब जब पहाड़ों को खाली करना पड़ेगा, जर्मनी के लोग आएंगे, हिटलर वाले, उन्हीं की मशीनें लग गई है, जाके देख लो। उसके एग्रीमेंट्स हो गए, ये भी जाके देख लो। उसका सैटेलाइट सर्वे हो गया है। अभी तुम्हारे पास में पटवारी नहीं आएगा, सैटेलाइट से सर्वे हो गया है कि जमीन आदिवासियों की। अब मेरा एक सवाल है तुमसे, जब ये लोग तुमको भगाएंगे तो बचेंगे कैसे आप? ये बता दीजिए, कौन सा नेता बचाएगा तुमको? और तुम्हारे कौन से नेता की सुनते हैं? और कौन सा नेता तुम्हारे समाज के पक्ष में बात करता है? खुल के बोलो। ऊपरी ऊपरी बात करना और अंदर बात करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है, बहुत फर्क है। जब तुमको ये लोग लता देंगे या मिलिट्री लगा देंगे, तब क्या करोगे तुम? या तो वारली, ठाटर और महादेव कोड़ी में ही एकता नहीं है, लड़ाई कैसे लड़ोगे? कैसे लड़ोगे तुम? कौन बचाएगा तुमको? मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं आपके नेताओं की ईमानदारी की। अगर आप उनको टेस्ट करना है तो थोड़ा ये देख लेते कि अपने नेता अपने समाज के साथ में कितने ईमानदार हैं। अभी एक प्रकरण हुआ था भाई आपके यहां मराठवाड़ा में बलात्कार का, कौन सा है वो? कोपर्डी कांड। कोपर्डी कांड की चर्चा पूरे महाराष्ट्र में हुई दादा, लेकिन बुलढाना जिले में 2 साल से आदिवासी लड़कियों का 30 आदिवासी लड़कियों का शोषण हो रहा था, रोज बलात्कार हो रहा था। 11 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, 16 साल की बच्ची जो पढ़ने के लिए गई थी, उनको खाने की लालच में ये लोग रोज बलात्कार कर रहे थे। तुम्हारे किसी गांडू नेता ने उसके बारे में कुछ नहीं बोला। ताली मत बजाओ, कोई बात ही नहीं हुई। हमें कोपर्डी कांड की चर्चा पूरे राज्य में हुई। आदिवासियों की 30 लड़कियों के साथ में बच्चियां जिनकी उम्र भी नहीं थी, जिनको मालूम भी नहीं था सेक्स क्या है, उसको रोटी की वजह से, रोटी का लालच देके कि तेरे को कपड़े देंगे, रोटी देंगे, 2 साल से कंटिन्यूअस उसके साथ बलात्कार हो रहा था। एक दिन नहीं, 2 साल से रेगुलर। तुम्हारी बच्ची के साथ में होता तो कैसा लगता तुमको? तुम्हारी बहन के साथ होता तो कैसा लगता? अबे इससे बड़ी और कौन सी घटना होना तुमको? आज 30 लड़कियों के साथ में हुआ है, कल 300 लड़कियों
लड़कियों के साथ में होगा, कल 3 लाख लड़कियों के साथ में होगा, तो मुंह देखते रह जाओगे। कल मेरी बहन के साथ भी हो सकता है। ये जो मां है मेरी, ये जो बहनें बैठी है, ये जब सड़क से जाती है तो बोलते हैं लोग, सारा आदिवासी समाज की लड़की जा रही है, इसके साथ बलात्कार भी होगा तो कुछ नहीं होगा मैं, क्योंकि इसके समाज के नेता गांडू है, इसके समाज के लोग तैयार नहीं है, वो सामाजिक रूप से तैयार नहीं है, वो समाज के साथ बेईमान है। एक मुसलमान आदमी अपने बच्चे के हाथ में कुरान शरीफ देता है, उनका 4 साल का बच्चा भी मदरसा चले जाता है, उनके भी स्कूल चलते हैं, उनके भी कॉलेजेस चलते हैं, और उसको कुरान शरीफ दे के बोलता है कि बेटा ये तेरे जीने मरने का रास्ता है, इसको ले। तो पीछे से फिर चिट्ठी दे रहे हैं। एक कानून बना मध्य प्रदेश कि 4 लीटर दारू, 40 लीटर दारू महुए की एक आदिवासी परिवार रख सकता है साहब, पी सकता है, लेकिन बेच नहीं सकता है। सरकार ने कानून क्या बनाई? आदिवासी आदमी 40 लीटर दारू महुए की रख सकता है, पी सकता है, लेकिन बेच नहीं सकता, क्योंकि जायसवाल जी नाराज हो जाएंगे, अग्रवाल जी नाराज हो जाएंगे, पांडे जी नाराज हो जाएंगे, तिवारी जी नाराज हो जाएंगे। यानी आदिवासी ने इसका धंधा नहीं करना चाहिए, वो पीना चाहिए, रखना चाहिए, लेकिन धंधा नहीं करेगा। ये पॉलिसी है, ये आप लोग समझ लो। इसलिए प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से काम शुरू करो, कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, एक कर्मचारी को बोलो कि पूरे भारत के आदिवासियों की नजर यहां के निवासी 10 साल बाद में स्वर्गवासी, उसके षड्यंत्र को समझो, एक बच्चे को तैयार करो, अपनी मेहनत का कुछ पैसा मिशन के लिए लगाओ, गांव में तैयारी करो। नेता किसी भी पार्टी का है, उसको समाज समझाओ, समाज है तो तू है, समाज नहीं तो कोई नहीं। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि इस मीटिंग को गंभीरता से ले, इस बात को गंभीरता से ले। मेरा उद्देश्य आपको चिढ़ाना नहीं था, मेरा उद्देश्य या भाषण करना नहीं था, मेरा उद्देश्य आपके सामने समाज की वास्तविक स्थिति को रखना था। मैं मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को इस कार्यक्रम की बधाई देता हूं। जो कार्यकर्ता लोग हैं उनका बहुत महत्व है, जो साहित्यकार है उनका भी बहुत महत्व है, जो नेता है कोई भी पार्टी में रहे उसका भी बहुत महत्व है, क्योंकि ये सामाजिक मिशन की बात है, अपने खून की बात है, अपने कौम की बात है। क्योंकि जितना दर्द आदिवासी को होगा दूसरे को नहीं होगा। तो ये सब चीजें समझे, एक रणनीति बनाए, एक सामाजिक माहौल बनाए। आप लोग महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हैं, बारामती से भी लोग आए हैं यहां पर, मैं नागपुर से आया हूं, कोई गोंदिया से आया है, कोई पुणे से आया है, कोई मुंबई से आया है। ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, अलग अलग पार्टी के नेता है। मैंने नाम सुना आपका दादा, ये कुछ लोग बोल रहे थे बहुत डैशिंग नेता है, लांडे साहब। नहीं मेरे को बताए, आपका नाम भी मालूम है, आपके बारे में पूरी जानकारी भी निकाल लिया मैंने, क्योंकि मिशन चलाना है तो सब रखना पड़ता है। तो आपके बारे में लोगों में बहुत विश्वास है कि आदमी समाज का है, पार्टी का नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है, इसको कायम रखो। मेरे को बहुत अच्छा लगा जो ताई ने भाषण दी, बहुत अच्छा लगा ताई, लेकिन एक बात गलत लगी, वो उपवास वाली बात। नहीं वो हो जाएगा, वो करती है, मेरे को मालूम है, लेकिन आप क्यों बोल रहे हैं? वो तो बात साफ नहीं बोलना चाहिए। तुम ऐसा सोचो कि अगर तुमने उपवास करसू आई के लिए भी गुरुवार को करे या सोमवार को करे, मंगलवार को करे तो क्या होगा? और यही उपवास अगर तुमने कलेक्टर ऑफिस के सामने अपने बाल बच्चों के लिए किए तो क्या होगा? तो कलेक्टर ऑफिस के सामने उपवास करो अगर बिरसा मुंडा को मानते हैं तो।
राघव जी भागने को मानते हैं तो कलेक्टर ऑफिस के सामने चलो, सड़क पे आ जाओ। ये भागने वाली कौम नहीं है, लड़ने वाली कौम है। हमको किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमारे तो खून में लड़ाई है यार। किसी का साथ भी देते हैं तो ईमानदारी से देते हैं, और किसी के साथ लड़ते भी है तो पूरी जान से लड़ते हैं। आदिवासी आदमी बेईमान नहीं है, तो वो बात होनी चाहिए। अब समय बड़ा अलग है, वो लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तुमको वहीं जाना है, तो इसलिए अभी से भूखा रहना शुरू कर दो। अभी से भूखा रहना शुरू कर। मैं एक जोक बता के जाता हूं। ये जो बार बार कैडर मिशन प्रशिक्षण ये जो बात करते हैं, इसमें महिलाओं में क्या होता है कि जागृति आती है, पुरुषों में जागृति आती है, तर्क निर्माण होते हैं। आदमी को जब तर्क होता है ना तो वो सबको बंद कर देता है, सबका मुंह बंद कर देता है। आदिवासी वैचारिक लड़ाई हार गए, उन बेचारे सीधे साधे थे, अपना भगवान भोलेनाथ भी सीधा साधा था। जो हाल उसके हुए वही हाल अपने हुए, तो सीधा साधा था तो लोग हमको बेवकूफ बनाते थे साथियों। लेकिन अब हमको तार्किक ताकत जो है हमारी पैदा करनी पड़ेगी, वैचारिक ताकत पैदा करनी पड़ेगी। एक आदमी अपनी औरत को ब्लैकमेल करते रहता है, ताई एक जोक रोज अपनी औरत को वो सताते रहता है। मी गेलो होता ऑफिस ती भाजा करे, खूब भगत होती एक मुलगी, खूब भगत होती, वारंवार भगत होती, हंसत होती। वो भाई को बिचारी को लगता मैं गांव खेड़े की हूं, ये रोज रोज मेरे को चमकाते रहता है, साला मैं चुपचाप हूं तो ये कुछ भी बोलते रहता है। आदमी से बहुत परेशान रहती। फिर वो आती संगठन में, एक दो शिविर करती, कार्यक्रम करती, थोड़ा सा उसके दिमाग में भी जागृति आ जाती। दौड़े साहब के वो सुनती, गाने भाषण सुनती, उसके दिमाग में आता है कि नहीं बनाओ। एक दिन उसका हस्बैंड आता है, इतवार का दिन रहता है, और वो अपनी मिसेस को बोलता है ऐकली का हंसागा, रात को मेरे को बहुत अच्छा सपना आया था, एक बहुत खूबसूरत लड़की मेरे सपने में आई थी, मेरे तरफ देख रही थी, कपड़े भी कम पहनी थी। वो बोलती साला ये शुरू हो गया फिर से। वो बोलती अच्छा, मेरे नजदीक आ रही थी, मादा जबर ये होती, तो वो बोलती थामा। वो भी टेंशन में आ जाता, साला आज तक कभी नहीं बोली इसने, और अब बोल रही है थामा, रुको। तो वो बोलता है काय झाला, तो वो पूछती है उसको, वो लड़की अकेली थी क्या? तो वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है, ये पहली बार ऐसा सवाल कर रही, मामला क्या है? तो वो बोलता है तेरे को कैसे मालूम? तो वो बताती है उसका हस्बैंड मेरे सपने में आया था। उसका हस्बैंड चुप हो जाता है। यानी तर्क में कितनी खतरनाक बात होती है, और वही तर्क हमको पैदा करना है भाई। चुपचाप रह के काम नहीं चलेगा, चुप रह के आज साइलेंसली हमको आंदोलन चलाना है। लड़के को तैयार करना है, लड़कियों को तैयार करना है, महिलाओं को तैयार करना है, कर्मचारियों को तैयार करना है, अधिकारियों को तैयार करना है। भाइयों, कर्मचारी भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारे कि हम अपने समाज के लिए काम कर सकते हैं। बहुत जल्दी इस क्षेत्र में हम लोग प्रशिक्षण केंद्र तैयार कर रहे हैं, जिसको टीचिंग इंस्टीट्यूशन, सोशल टीचिंग इंस्टीट्यूशन, सामाजिक शिक्षा केंद्र, जहां से हमारे बच्चे, पूरे देश के आदिवासी बच्चे वो विचारों को लेकर जाएंगे, तैयार होंगे और पूरे देश भर में काम करेंगे। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, 23 तारीख को इसी सिलसिले में कार्यक्रम है बॉम्बे में, आप लोग उस कार्यक्रम में जरूर आओ। तुम्ही पण या, तू पण ये जो आहे एकदा येऊन बघ, ये सब ईमानदारी से काम कर रहे कि नहीं कर रहे हैं तो लात मार के भगाओ। मैं भी हो सकता हूं कल बेईमान, कोई भी बेईमान हो सकता है। मेरे को किसी ने टुकड़ा दे दिया, मेरी नीयत पलट गई तो मैं भी बेईमान हो सकता है। आंदोलन ऐसा होना चाहिए भाई, एक मरे तो 10 पैदा होना चाहिए, और 10 मरे तो 100 पैदा होना चाहिए। हमारे पास से एक राघोजी भांगरे खत्म हुआ तो 100 राघोजी भांगरे पैदा हो जाना था, तो हम लोग यहां पे लड़ाई नहीं हारते। एक बिरसा मर गया तो 10 बिरसा पैदा हो जाना चाहिए था। इस आंदोलन की आज जरूरत है।
केवल मिशन ही आदिवासी समाज को बचा सकता है। अगर देश की सत्ता तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही, देश की सरकार तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही, नेता अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, अपना आदमी अपने बारे में नहीं सोच रहा है, तो ऐसे समय में केवल समाज ही एक आखिरी पर्याय होता है जो उस समाज की आने वाली पीढ़ी को बचाता है। आप लोगों ने मेरी बात सुने, खास करके दादा ने सुने, आप तमाम अधिकारियों ने सुने, कर्मचारियों ने सुने, मेरी माता बहनों ने सुने। कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ करना। आप लोगों से ऐसी मुलाकात होती रहेंगी। हम लोग बार बार इसी मिशन को आगे बढ़ाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आज मैं बात कर रहा है। ताई ने बहुत सुंदर बात करी, डॉक्टर ने बहुत अच्छी बात किया। वो जो लोगों ने गाए, जो गाने गाए, कुछ लोग उनकी तरफ हंस रहे थे। भाई वो है, कम से कम उन्होंने तो भी अपने समाज का नाम लिया। तुम्हारे सफेद कपड़े वालों ने तो समाज के साथ बेईमानी की। वो लोग सच्चे नेता है जिन्होंने तुम्हारी संस्कृति को जिंदा रखा है। उन तमाम लोगों के लिए आप लोग तालियां बजाओ, जो सच्चे नेता है। ऐसे कार्यक्रम बार बार होने चाहिए। ज्यादा पैसा मत खर्चा करो, पैसा बचाओ, अपना लिटरेचर निकालो, अपने समाज की किताबें निकालो। और सब नेताओं से, सभी अधिकारियों से विनती है कि दिल खोल से, तन मन धन से इस मिशन को आप लोग साथ दो। यही मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है। जय बिरसा, जय